हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये 2024 का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके मैंने पेपर सॉल्व करके एक वीडियो की सीरीज़ बना रखी है, एक प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन के बारे में आपको डाउट होता है, तो इन वीडियो पे जाके आप विज़िट कर सकते हैं। और डिटेल में मैंने क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि कैसे प्रोग्राम को बनाएँगे, कैसे उसकी लॉजिक रन कराएँगे, है ना? तो उसको आप देख के अपने लॉजिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जो अभी 2025 का जो स्पेसिमेन पेपर आया हुआ है, तो इसके एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चन्स हैं इनके। जैसे सेक्शन ए वाले में पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमको एनालाइज़ करना है कि ये कौन से टाइप का एरे है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है नेम द अबव स्ट्रक्चर, है ना? जो ये एक जो पिक्चर हमारे सामने दी हुई है, इसमें हमको एनालाइज़ करना है कि ये पिक्चर में क्या कौन से टाइप का एरे बन रहा है। तो जैसे 1D टाइप तो एरे होगा नहीं, क्योंकि 1D टाइप एरे जो होता है उसमें एक ही वेरिएबल में केवल सिंगल डायमेंशनल सिंगल वैल्यू स्टोर होती हैं। ठीक है? तो यहाँ पे क्या कर रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन 2D एरे विद 4 रोज एंड 5 कॉलम्स। तो क्या यहाँ पे 4 रोज एंड 5 कॉलम्स हैं? तो जैसे ये जो है रो होती है हमारी, तो ये एक रो हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई और चौथी। तो 4 रोज तो हैं और 5 कॉलम भी होंगे, 1 2 3 4 5। तो यानी कि ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है। और इसमें 3 डायमेंशन एरे है नहीं ये, और 2 डायमेंशन एरे विथ 4 रोज एंड 5 कॉलम। तो यहाँ पे तो अभी हमने काउंट किया कि यहाँ पे कितनी रो है, 1 2 3 4, 4 रो है, तो इसका मतलब पहला वाला ही सेकंड वाला ऑप्शन ही सही है। ठीक है? तो पहले वाले का जो आंसर है वो है बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो है क्या है। सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है जावा कंपाइल्ड कोड बाइट कोड कैन रन ऑन ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? जैसे यहाँ पे जो है, जो जावा का जो कंपाइल कोड यानी कि बाइट कोड होता है, वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे जैसे कौन सा ऐसा कोड है, तो जैसे रोबस्ट एंड सिक्योर जो दिया है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा जावा के जो ऑब्जेक्ट के फीचर होते हैं उनके बारे में। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यहाँ पे जो तीसरा वाला है ऑप्शन सी वाला, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो जावा है हमारा, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि अगर हम कोई प्रोग्राम अगर हम अपने विंडोज़ पे बना रहे हैं, तो वही प्रोग्राम हमारा लाइनक्स पे भी चल सकता है, मैक पे भी चल सकता है, अनदर प्लेटफॉर्म पे भी चल सकता है। तो वही यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी हम जावा के बाइट कोड बनाते हैं, तो वो जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता है। तो प्लेटफॉर्म उसको हम इंडिपेंडेंट बोलेंगे जब वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता है। ठीक है? अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पे जो है थर्ड वाले में कह रहा है कि द साइज ऑफ एन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम सिंगल कोट में कोई भी अल्फाबेट लिखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टर बोलते हैं। तो जो कैर होता है, वो कैर की साइज कितनी होती है? 2 बाइट की। तो सिंपल सा यहाँ पे भी ऑप्शन में क्या होगा, 2 बाइट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्लैश एन लिखा हुआ है, स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्केप सीक्वेंस होता है, स्केप सीक्वेंस। तो स्केप सीक्वेंस में ही ये एक हमारा जो है होता है स्लैश एन। इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे भी हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है, न्यू लाइन कन्वर्ट कर देता है। ठीक है? और दूसरी चीज़ आपको अगर यहाँ पे क्लियरली ऐसे समझ में आ रहा है कि अगर ये सिंगल कोट में लिखा हुआ है, तो सिंगल कोट का मतलब ही होता है एक कैरेक्टर होता है। तो कैरेक्टर जो साइज़ होती है जो कैरेक्टर की, वो 2 बाइट की होती है। तो इस तरीके से आप अगर थोड़ा-सा लॉजिक लगा के सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द ऑपरेटर दैट गेट द हाईएस्ट प्रेसिडेंस व्हाइल इवैल्यूएटिंग द गिवन एक्सप्रेशंस। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमको जो है हाईएस्ट प्रेसिडेंस का जो ऑपरेटर होता है उसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो जैसे ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे a प्लस बी मॉड सी इंटू डी माइनस सी। तो यहाँ पे जो ये दिया है, तो इसमें जैसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पे जो है मॉडुलस करते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं, फिर इनटू, प्लस, फिर माइनस। इस तरीके से जो है क्या होता है, प्रेसिडेंस होता है। तो ब्रैकेट होगा, फिर मॉडुलस होगा,
यानी कि ब्रैकेट कोई भी हो सकता है, मॉडुलस, फिर यहाँ पे डिवाइड, इनटू, प्लस, माइनस। तो ये सारे इसके प्रेसिडेंस होते हैं। तो जब इसमें इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम सॉल्व क्या करेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट तो लगा नहीं है, तो ब्रैकेट के बाद हमारा क्या आ रहा है, मॉडुलस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, मॉडुलस का आंसर सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जावा वैलिड कीवर्ड, है ना। तो यहाँ पे जो है जावा का वैलिड कीवर्ड क्या है, तो पहला ऑप्शन जैसे यहाँ पे कह रहा है कि इफ, तो इफ तो लिखा है, कीवर्ड होता है इफ, लेकिन वो स्मॉल इफ होता है, तो इस तरीके से पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, बूलियन। तो जो बूलियन है, बूलियन भी हमारा क्या है, एक कीवर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल में होता है। तो बूलियन अगर स्मॉल में लिखा होता तब हम इसको जो है वैलिड कीवर्ड मान सकते थे दोनों को। यहाँ पे जो है अगला वाला जो दिया है स्टैटिक, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा वैलिड कीवर्ड में, क्योंकि यहाँ पे जो स्टैटिक है वो एक वैलिड कीवर्ड है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल में भी है, और स्टैटिक हम लोग अगर किसी मेथड में यूज करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता है, उसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है। फिर फोर्थ ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे स्विच, स्विच भी यहाँ पे कैपिटल एस लिखा है, जो कि हमारा क्या होता है, स्मॉल में लिखा होता है स्विच। तो यहाँ पे जो फिफ्थ वाले का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। अगला जो है सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब इसमें जैसे इसको कैलकुलेट करना है एसओपी में, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में कह रहा है कि मैथ डॉट सील 6.4 प्लस मैथ डॉट फ्लोर -1 -2, है ना, इसको कैलकुलेट करना है। तो मैथ डॉट सील क्या करता है, जैसे अगर हम मैथ डॉट सील अगर फंक्शन यूज करते हैं, तो इसमें जो भी वैल्यू हम पॉइंट में लिखी होती है तो उसकी टॉप मोस्ट वैल्यू जो होती है वही वहाँ पे सील वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए 6.5 लिखा है, तो 6.5 की जो टॉप मोस्ट वैल्यू होगी वो होगी 7। ठीक है। ऐसे ही अगर पॉइंट लग गया तो उसके आगे वाला जो इंटीजर नंबर होगा वही उसकी सील वैल्यू होगी। अगर जैसे यहाँ पे 4.7 लिखा है, या 4.1 लिखा है, 4.9 लिखा है, तो इनकी सब की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पे 5 होगी। तो वैसे ही यहाँ पे अगर 6.4 लिखा है मैथ डॉट सील में 6.4, तो 4 लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसकी टॉप मोस्ट वैल्यू है वो क्या है, 7 है। तो यहाँ पे जो है इसकी 7 सील वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे फ्लोर वैल्यू जब हम निकालते हैं तो फ्लोर वाले में जैसे अगर मान लीजिए हमने लिखा 4.3, तो इसकी फ्लोर वैल्यू जो होगी वो 4 ही होगी। ठीक है। चाहे हम यहाँ पे कुछ भी लिख दें, 3.9 लिख दें, 3.3 लिख दें, 3.6 लिख दें, तो इनकी सबकी वैल्यू क्या होने वाली है, यहाँ पे 3 होने वाली है। तो इस तरीके से अगर हम मैथ डॉट फ्लोर में देखेंगे तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें पहले, तो -1 और -2, तो -1 -2 होके कितना हो जाएगा, -3। तो यहाँ पे जब ये माइनस में दिया हुआ है और ये खुद ही इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर रिटर्न होगा वो क्या होगा, -3.0। ठीक है। तो ये हो गया 7, और यहाँ पे जो है प्लस माइनस का जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा। तो यानी कि 7 माइनस 3 पॉइंट जब 0 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4.0। ये भी 7.0 भी रहेगा। जब भी ये दोनों के दोनों फंक्शन यूज होंगे तो ये हमेशा वैल्यू को डबल में रिटर्न करते हैं। डबल में रिटर्न करने का मतलब है जब भी इनका आंसर आएगा तो वो पॉइंट में ही आएगा और डबल डेटा टाइप में रहेगा वो। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा इसको। और एक चीज, जैसे मैथ डॉट सील में अगर जैसे हम यहाँ पे मैथ डॉट सील फंक्शन यूज करते हैं और यहाँ पे माइनस में वैल्यू दी है तो 7.4 दी है, तो इसका जो आंसर होगा ये फ्लोर की तरीके से काम करने लगेगा। फ्लोर तरीके से मतलब अगर 7.4 दिया है तो इसका -7.0 आएगा आंसर। ठीक है। यहाँ पे मतलब रिवर्स में उल्टा चलने लगता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए अगर फ्लोर की वैल्यू पूछ रहा है मैथ डॉट फ्लोर, और पॉइंट में दिया है ये, जैसे -3.3 दिया है, तो ये उल्टा चलेगा, ये सील की तरीके से काम करने लगेगा। यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो 4.0 आएगी माइनस की। ठीक है। तो अगर माइनस में वैल्यू आ रही है तो जो सील वाला फंक्शन है वो यहाँ पे फ्लोर की तरीके से काम करने लगेगा, और अगर जो फ्लोर वाला फंक्शन है अगर उसमें माइनस में वैल्यू दी है तो वो सील के तरीके से काम करने लगेगा। ठीक है। ये आप अपने कॉपी में कहीं नोट कर लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फिफ्थ वाला हो गया यहाँ पे। सेवन्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं, और इसमें कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न स्ट्रिंग, ऐसा कौन सा
फंक्शन है इसमें, इस चारों ऑप्शन में, जो एक रिटर्न स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। तो रिटर्न स्ट्रिंग कौन करेगा? जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया है, अगर लेंथ हम कोई फंक्शन यूज करते हैं तो किसी स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है, जैसे अगर मान लीजिए हेलो लिखा है यहाँ पे और ये किसी वेरिएबल में स्टोर है ना, एस में। तो यहाँ पे एस डॉट जब लेंथ लिखेंगे तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसकी लेंथ बताएगा कि इसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे कितने लेटर्स हैं? 5, तो यहाँ पे 5 आंसर आ जाए। लेकिन यहाँ पे तो पूछ कुछ और रहा है ना, यहाँ पे कह रहा है कि रिटर्न स्ट्रिंग। यहाँ पे रिटर्न ये क्या कर रहा है, लेंथ, ये इंटीजर जो है रिटर्न कर रहा है। तो हमको यहाँ पे स्ट्रिंग कौन रिटर्न करेगा वो बताना है। अगला वाला ऑप्शन देखते हैं, तो जैसे कैरेट जो फंक्शन है, कैरेट क्या करता है? जैसे अगर मान लीजिए हमने लिखा कैरेट कैरेट 3 लिखा, तो 3 वाले पे जो इंडेक्स होगा, जैसे 0 1 2 3, तो 3 वाले पे एल आ रहती है, तो एल रिटर्न कर रहा है, लेकिन ये किस फॉर्म में रिटर्न कर रहा है? ये कैरेक्टर फॉर्म में रिटर्न कर रहा है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। थर्ड वाला कह रहा है कि रिप्लेस। यहाँ पे रिप्लेस में दो कैरेक्टर पूछ रहा है कि किसको किससे रिप्लेस करना है। तो जैसे हेलो में यहाँ पे हमको जो है रिप्लेस करना है एस डॉट रिप्लेस। किसको रिप्लेस करना है? तो ई को हमको ए से रिप्लेस करना है। तो जब यहाँ पे ये रिटर्न करेगा तो ई और ओ ए को रिप्लेस करके यहाँ पे एक हमको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जैसे हेलो लिखा था मैंने, तो यहाँ पे क्या हो गया, हालो हो गया, है ना। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? ये एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा करेक्ट वाला है वो क्या है? थर्ड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा वाला जो भी ऑप्शन जो इंडेक्स ऑफ होता है, तो इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या करता है? ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि किसी स्ट्रिंग का ये क्या करेगा, इंडेक्स बताएगा कि कौन से इंडेक्स पे है, ठीक है। तो देखिए जैसे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए आपको जो है सारे के सारे जो फंक्शन होते हैं, जैसे लेंथ है, कैरेट है, रिप्लेस है, इंडेक्स है ना। तो इनके सबके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि क्या ये काम करते हैं और कौन से टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एट्थ वाले क्वेश्चन में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड्स टू अ स्विच स्टेटमेंट। यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड कौन सा सही नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि कहीं पे अगर नॉट ट्रू या नॉट चीज आती है तो वहां पे उसको थोड़ा सा केयरफुली क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि चेक फॉर एन इक्वलिटी बिटवीन इन इनपुट एंड द केस लेवल, है ना। और सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, सपोर्ट फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स। थर्ड क्या है, ब्रेक इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम द स्विच ब्लॉक, और केस लेबल आर यूनिक। तो देखिए जैसे यहाँ पे जो है, जब स्विच वाला जो हमारा कोड होता है, तो जैसे स्विच में अगर हम कोई भी चीज यहाँ पे पास करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट, तो उससे रिलेटेड क्या करता है, ये केस जो भी बने होते हैं, जैसे केस 1 लिखा है, केस 2 लिखा है, केस 3 लिखा है, तो इन सारे केसेस में ये मैच कराता है जो भी यहाँ पे हम वैल्यू लेके आते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एन एक नंबर लिखा है, तो एन में जो वैल्यू है, तो ये या तो इंटीजर होनी चाहिए और या तो क्या होनी चाहिए, कैरेक्टर होनी चाहिए। तो इन्हीं दोनों की मतलब ये चेक कर पाता है इसमें केस जो लेवल बने होते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर एन हमारा इंटीजर नंबर है, तो ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर्स को चेक कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि चेक फॉर एन इक्वालिटी बिटवीन इनपुट द केस लेवल। तो जो भी यहाँ पे मतलब हमारे नंबर्स लिखे होते हैं उनको जाके चेक करता है जो भी इनपुट होते हैं केस लेवल में। तो ये तो सही है स्टेटमेंट। लेकिन अगला वाला जो कह रहा है ऑप्शन सपोर्ट्स फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स, तो यहाँ पे जो ऑप्शन अभी मैंने बताया कि जहाँ पे ये हम लोग पास करते हैं वैल्यू, तो या तो वहाँ पे इंटीजर हो सकता है या तो कैरेक्टर हो सकता है। तो इन दोनों का दोनों जब नहीं है, तो यहाँ पे कह रहा है ये फ्लोट की वैल्यू को जो है सपोर्ट करता है। तो ये ही हमारा ऑप्शन क्या है इसमें, करेक्ट ऑप्शन जो है बी वाला होगा, और ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक इज ब्रेक इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम द स्विच ब्लॉक। तो ये भी सही है स्टेटमेंट। अगर हम किसी भी केस के नीचे अगर हम ब्रेक यूज करते हैं, तो ब्रेक क्या करता है, तो ये पूरे के पूरे स्विच ब्लॉक को एग्जिट कर देता है, ठीक है। मतलब ये पूरे पूरे स्विच ब्लॉक से बाहर निकाल देगा जब आपका कोई भी केस मिल जाएगा तो। और केस लेवल आर यूनिक। तो केस लेवल भी जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 1 बनाए, तो दोबारा जो है केस 1 नहीं बनाते हैं, तो केस अगला 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा। तो सारे के सारे ऑप्शन स्विच के हिसाब से सही है। इसमें जो नॉट ट्रू बता रहा है, मतलब जो फॉल्स वाला है, वो हमारा बी है, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है।
नाइन्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कंसीडर द एरे गिवन बिलो। एक हमारे पास एरे दिया है, कैरेक्टर फ्रॉम कैरेक्टर एरे है। इसमें आउटपुट बताना है इसका कि क्या आएगा, जो यहाँ पे एसओपी में आउटपुट एक्सप्रेशन लिखा है, इसका आउटपुट पूछ रहा है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि जो एरे होती है, तो एरे में जो भी वैल्यू गिवन होती है तो उसके इंडेक्स होते हैं। जैसे यहाँ पे ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 पे है, 3 और ये 4। फिर इस तरीके से जब हम आएंगे देखेंगे तो यहाँ पे एसओपी में क्या पूछ रहा है कि सी एच 0 इंडेक्स की वैल्यू इंटू 2। तो जो सी एच 0 इंडेक्स पे है, मतलब यहाँ पे 0 इंडेक्स पे क्या आ रहा है, कैपिटल ए। तो यहाँ पे जो है कैपिटल ए लिखा इंटू 2। अब क्या यहाँ पे जो है कैरेक्टर के साथ इंटू हो जाएगा, ये हमारा इंटीजर नंबर है और ये कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर का इंटीजर के साथ कैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो इसकी जो आस्काई वैल्यू होगी उसको हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे इसकी आस्काई वैल्यू कितनी होती है, 65। तो 65 इंटू 2। अब दोनों के दोनों इंटीजर नंबर मिल गए तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 130। तो 130 ऑप्शन कहाँ पे है, इसमें है, बी वाले में। तो ये हमारा जो है नाइन्थ का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि टेंथ में कि टू एग्जीक्यूट अ लूप 10 टाइम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे जो है 10 टाइम्स लूप कौन सी चल रही है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। आइए एक एक करके लूप चला के देख लेते हैं कि कौन सी 10 टाइम्स हमारी कंप्लीट हो रही है। जैसे पहला वाला अगर हम चेक करना स्टार्ट करेंगे ऑप्शन, तो इंटीजर a इक्वल टू 11, आई लेस देन जो है 30 और आई प्लस 2, है ना। तो यहाँ पे जो है 11 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन 30 मतलब पूरा 30 तक चलेगा। और जो इंक्रीज हो रही है वैल्यू, वो कितनी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है 2 के इंक्रीमेंट पे। ठीक है, तो आइए इसको चेक करते हैं। यहाँ पे जैसे हमारा जो 11 से स्टार्ट हो रहा है, तो एक 11 चलेगा पहले वाले में 11। फिर अगली वैल्यू जब 2 इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13, 13, फिर 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 और 29। ये इतना चलेगा। तो ये क्या 10 वैल्यूज है, मतलब 10 टाइम्स चल रहा है ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा पहला ऑप्शन ही 10 बार कंप्लीट हो जा रहा है लूप, इसका मतलब ये पहला ऑप्शन ही सही होगा। अगले वाले को चेक कर लेते हैं। अब जैसे इसमें 3 का जब इंक्रीमेंट होगा, तो 11 के बाद सीधा क्या आएगा, 14, 14 के बाद सीधा 17, 17 के बाद 20, 23, 27। तो ये तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है एक एक वैल्यू इंक्रीज कर रहा है और 11 से स्टार्ट कर रहा है और लेस देन 20 तक चल रहा है। तो यानी कि 11 से स्टार्ट होगा और 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 तक चलेगा। तो ये तब भी तो हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये 9 वैल्यूज ही तो है, 3, 3, 6, 3, 9, है ना। अगले वाले को चेक करेंगे तो ये जो है मतलब 11 टाइम चल जा रहा है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन सही होगा वो पहला ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे 11 वाले की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ सिंगल डायमेंशनल एरे हैज 50 एलिमेंट्स, which of the following is correct statement to initialize the last element to 100। अब यहाँ पे जैसे जब हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे तो इसमें 50 एलिमेंट का एरे होगा। तो यानी कि जब यहाँ पे इंटीजर टाइप का या डबल टाइप का जो भी हम बनाएंगे, तो इसको जब बनाना होगा तो एरे बनाया, साइज यहाँ पे लिखते नहीं है, न्यू, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंट 50। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसमें टोटल एलिमेंट्स आ सकते हैं वो 0 से लेके 49 तक आ सकते हैं। इंडेक्सिंग आप लोगों को अगर पता होगी तो, है ना। जैसे इस तरीके से एरे होता है, यहाँ पे इस तरीके से अगर हम एरे बनाते हैं तो इसमें अगर मान लीजिए 5 एलिमेंट्स हैं या जो भी हैं, तो इसमें 0 इंडेक्स होता है, फिर 1 2 3 4। तो ये टोटल जो है फोर्थ इंडेक्स लास्ट वाला आ रहा है, लेकिन इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें टोटल एलिमेंट 5 है। तो वैसे ही अगर इसमें कह रहा है कि 50 एलिमेंट है, तो लास्ट एलिमेंट का जो उसमें वैल्यू होगा 100, वो क्या होगा। तो लास्ट एलिमेंट जैसे अभी बताया कि यहाँ पे 0 से 49 इंडेक्स होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि एक्स 49 पे 100 वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है।
12th वाले में क्या कह रहा है कि मेथड प्रोटोटाइप फॉर द मेथड कंप्यूट व्हिच एक्सेप्ट टू इंटीजर आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न्स ट्रू फॉल्स। अब जैसे ट्रू फॉल्स की बात कर रहा है कि ट्रू फॉल्स वैल्यू कौन रिटर्न करता है, तो सिंपल सी बात है भाई, बूलियन ही हमारा रिटर्न करता है ट्रू फॉल्स। और प्रोटोटाइप का मतलब हो गया कि मेथड का जो हेडर पार्ट होता है उसको हम लोग प्रोटोटाइप बोलते हैं जब भी कोई फंक्शन बनाते हैं। तो जैसे वाइड में कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं होती थी, ऑप्शन ही नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि बूलियन, अब यहाँ पे जैसे हमने बताया कि ट्रू फॉल्स की वैल्यू कौन रिटर्न करता है, बूलियन। तो बूलियन में कौन, कैपिटल वाला कि स्मॉल वाला? तो यहाँ पे जो हमारा स्मॉल वाला होता है वही हमारा डेटा टाइप होता है, कैपिटल वाला हमारा कोई डेटा टाइप होता नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और इंटीजर तो होगा ही नहीं क्योंकि इंटीजर वैल्यू ये रिटर्न करने लगेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, यानी कि बूलियन कंप्यूट इंटीजर है। अब यहाँ पे जो है एक्सेप्ट टू इंटीजर्स भी बोल रहा है, तो इस तरीके इसको भी चेक करना है। तो वैसे अगर देखेंगे तो यहाँ पे इंटीजर ए बी, इंटीजर ए बी, इंटीजर ए बी, इस तरीके से डिक्लेरेशन ही नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे तो केवल इसमें जो हमारा सही एकदम सटीक आंसर जो होगा वो होगा बी। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वाला जो 13th वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, द स्टेटमेंट दैट ब्रिंग्स द कंट्रोल बैक टू कॉलिंग मेथड। कॉलिंग मेथड में यहाँ पे जैसे कौन कॉलिंग मेथड के पास रिटर्न कर देता है सीधा सा, इसका मतलब ये है। तो जैसे अगर मान लीजिए हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, इंटीजर सम, यहाँ पे इंटीजर ए इंटीजर बी, दो यहाँ पे पैरामीटर ले लिए। ठीक है, अब ये एक हमारा जो है मेथड बना हुआ है। तो इसमें जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखते हैं, रिटर्न लिखते हैं। तो रिटर्न लिखने का मतलब क्या होता है कि जब ये पूरा का पूरा मेथड हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, चल जाएगा, तो सीधा का सीधा जो लास्ट में रिटर्न कर रहा है वैल्यू, तो वहीं इसको कहाँ पे रिटर्न करेगा, जहाँ पे मेन मेथड में कॉल किया जाएगा। तो जहाँ पे मेन मेथड में कॉल करेंगे, जैसे ओबी डॉट अगर हम सम कॉल करेंगे, तो इसकी वैल्यू सीधा क्या होगी, यहाँ पे रिटर्न होगी सम के पास। तो यही बोल रहा है कि कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग मेथड। तो कॉलिंग मेथड हमारा ये है, तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इसका रिटर्न स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो है 13th वाले में क्या ऑप्शन होगा सही, डी वाला ऑप्शन रिटर्न। ठीक है, अगला वाला जो 14th वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अ बूलियन वेरिएबल इज। बूलियन में हमारी फॉल्स वैल्यू होती है। बूलियन तो दो ही वैल्यू स्टोर करके रखता है, एक हमारी ट्रू होगी और एक फॉल्स होगी। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू पूछ रहा है कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है उसमें, तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, डिफॉल्ट वैल्यू हमारी सी होगी। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है ये। आते हैं हम लोग 15th वाले पे, तो क्या कह रहा है, कन्वर्ट अ लोअर केस कैरेक्टर टू अपर केस। अब इसके लिए भी जैसे मैंने अभी भी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि अगर स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं तो उसके लिए सारे के सारे मेथड्स आपको करेक्टली पता होने चाहिए कि यहाँ पे जो है कि किसका क्या स्टेटमेंट यूज होगा और करेक्ट क्या होगा उसमें। तो जैसे ये लाइब्रेरी क्लास से क्वेश्चन पूछा गया है, जो लाइब्रेरी क्लास वाला आपका चैप्टर है, तो उससे पूछा गया है। तो उसमें आप जाके देखेंगे तो सारे के सारे कैरेक्टर्स वाले मेथड, रैपर क्लास वाले जो है मेथड जो भी होते हैं, तो उनके बारे में पूरा दिया गया है। तो उसी वाले में ही आपको, जैसे स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस ये होता नहीं है, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस ये होता है फंक्शन, लेकिन यहाँ पे जो है सी कैपिटल होता है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है। तो ये जो इज लगा हुआ है, इज क्या करता है, ये चेक करता है कि वो अपर केस में है या नहीं है ना। तो ये बूलियन में वैल्यू रिटर्न करेगा, इसकी वैल्यू बूलियन में आएगी। यहाँ पे कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, अब यहाँ पे अपर का यू कैपिटल, सी का केस का सी कैपिटल, ये भी। तो यहाँ पे ये तो पूरा सिंटैक्स सही है, और ये टू लिखा है तो टू का मतलब कन्वर्ट भी कर रहा है ये। तो इस तरीके से इसमें जो 15th वाला ऑप्शन सही होगा वो होगा सी। ठीक है, अब आ गया हमारा 16th वाले पे, असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन। थोड़ा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं हम लोग ऊपर की तरफ। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इंटीजर क्लास कैन बी यूज्ड इन द प्रोग्राम विदाउट कॉलिंग पैकेज। तो ये भी एकदम सही करेक्ट स्टेटमेंट है कि मतलब जो हमारा प्रोग्राम, अगर हम प्रोग्राम में अपने यूज कर रहे हैं इंटीजर कोई क्या कहते हैं क्लास, तो उसके लिए हमको कोई पैकेज मतलब इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। और कह रहा है कि इसका रीजन जो पार्ट है, कह रहा है कि इट बिलोंग्स टू द डिफॉल्ट पैकेज जावा डॉट लाइन।
तो जो डिफ़ॉल्ट पैकेज होता है डॉट जावा डॉट लैंग में होता ही है। तो इस तरीके से दोनों के दोनों जो है असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। तो इसमें कौन-सा सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि जब यहाँ पे कह रहा है कि हम डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं इंटीजर क्लास को विदाउट कॉलिंग पैकेज के, और ये जब डिफ़ॉल्ट में रहता ही है तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ। तो इस तरीके से जो पहला ऑप्शन सही होगा कि दोनों के दोनों जो है सही भी हैं और इसका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इस तरीके से 16th वाले का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन का देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। 17th वाला 17th वाले में कह रहा है कि जो है स्टूडेंट्स स्टूडेंट एग्जीक्यूट्स द फॉलोइंग कोड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल x बाई 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 से इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा जो है करेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू प्लस 2 दिया है, तो इसका मतलब ही होता है, जैसे आप लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर जो पढ़ा होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर, तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या पढ़ा था? असाइनमेंट ऑपरेटर में जैसे पढ़ा था कि अगर प्लस इक्वल माइनस इक्वल लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे प्लस इक्वल माइनस इक्वल है ना, इनटू इक्वल और डिवाइड इक्वल, इस तरीके से जो होते हैं तो इनको ये शॉर्ट में लिखने की टेक्निक होती है जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। तो अगर मान लीजिए ए प्लस इक्वल टू बी लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए इक्वल टू ए प्लस बी। ऐसे ही अगर a इंटू इक्वल टू 5 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा? a इक्वल टू a इंटू 5। तो वैसे ही यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि x प्लस इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, तो यहाँ पे सिंपल सा है, x इक्वल टू एक्स प्लस 2 होगा, है ना, ये हो गया। तो यहाँ पे जो है ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है और इससे सिमिलर स्टेटमेंट कौन सा है, ये भी सही है। तो यानी कि हमारा दो ऑप्शन इसमें सही है, ए और सी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है? ए होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ऑल ऑफ थ्री नहीं होगा, यहाँ पे बोथ ए एंड सी ऑप्शन सही होगा, डी वाला। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन है? 18th वाला है। अब इसमें क्या कह रहा है कि द स्टेटमेंट यूज टू फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ स्ट्रिंग प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग एरे। तो स्ट्रिंग एरे में क्या कह रहा है कि टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए कौन सा हमको फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे जो ये वाला एस डॉट लेंथ लिखा है, ये किसी स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए होता है। स्ट्रिंग का लेंथ मतलब अगर इस तरीके से स्ट्रिंग दी हो, यहाँ पे जैसे जावा लिखा हुआ है और इस स्ट्रिंग का अगर हमको लेंथ निकालना होता है, तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एस डॉट लेंथ यूज करते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट भी लगाते हैं। ठीक है, तब जाके ये एक स्ट्रिंग की लेंथ निकाल पाता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रिंग एरे का मतलब हो गया कि एक स्ट्रिंग का एरे है, मतलब यहाँ पे इस तरीके से कोई स्ट्रिंग बनी होगी इस तरीके से, और यहाँ पे वैल्यू दी होगी, है ना। यहाँ पे कोई नाम लिखा हो सकता है, इस तरीके से वैल्यू हो सकती है। तो जो इसमें वैल्यू दी हुई है, तो इसका पूछ रहा है कि लेंथ निकालने के लिए एरे का जो लेंथ निकालते हैं हम लोग उसमें ब्रैकेट थोड़ी ना लगाते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, एस डॉट लेंथ। ये लेंथ कोई फंक्शन ही नहीं होता है इसमें, और ये भी गलत है हमारा। ठीक है, चलिए कौन सा है, सेकंड लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू का। यहाँ पे कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट इन विच द स्टेटमेंट्स आर जम्प्ड, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेटमेंट टू स्वैप टू वेरिएबल्स। अच्छा, यहाँ पे मेन लॉजिक क्या है कि स्वैप करना है टू वेरिएबल्स को यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है स्वैपिंग का। चलिए एक बार इसमें भी हम आपको क्लियरली बता देते हैं, एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे ये ऑप्शन सही होगा इसमें कौन सा। देखिए जैसे कह रहा है कि जो है दो वेरिएबल को स्वैप करना है थर्ड वेरिएबल का यूज करके। तो देखिए जैसे यहाँ पे जो है स्वैप करने के लिए हमने एक सिंपल सा लॉजिक बताया था कि जैसे अगर एक ग्लास हमारा ए है, ठीक है, इसमें हमारा जो है वाटर फिल हुआ है। एक ग्लास बी है जिसमें हमारा क्या है, मिल्क है, इसमें क्या है, मिल्क है। अब इसको दोनों को हमको स्वैप करना है, मतलब बी वाला जो है, ये बी है, बी वाला जो है ए में जाना चाहिए, ए वाला हमारा बी में आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हमको थर्ड ग्लास की जरूरत पड़ेगी, एक थर्ड ग्लास मैंने बना लिया। ठीक है, अब ये बताइए अगर हम बी वाले को इसमें डालते हैं सी वाले में, तो ये बी वाला ग्लास हमारा खाली हो जाएगा, है ना। तो अगर बी वाले को हम सी में डालते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी इक्वल टू बी, तो यानी कि बी वाली वैल्यू सी में चली जा रही है।
तो बी ग्लास हमारा क्या होगा, खाली हो जाएगा। तो बी वाला मान लीजिए खाली हो गया। तो जब बी वाला खाली हो गया तो अब इसमें किसकी वैल्यू डाल दें हम। तो अब जब ये खाली है तो हमारा बचा जो ए वाला है, तो ए की वैल्यू हम इसमें डाल दें। तो यहाँ पे जब ए वाली वैल्यू इसमें डालेंगे तो क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू ए। ठीक है। तो ये अब यहाँ पे जब बी की वैल्यू ए में आ गई है तो यहाँ पे जो है इसको ए लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे ए वाली वैल्यू क्या होगी, खाली हो जाएगी। तो जब ए वाली वैल्यू खाली हो गई तो अब इसमें क्या जाना चाहिए, तो सी वाली वैल्यू जानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए इक्वल टू सी। तो जब यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी, स्वैप हो जाएगी। तो यही पूछ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने एक थर्ड वेरिएबल बनाना पड़ेगा मुझे। तो एक टी इंट टी इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे 0। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया कि थर्ड वेरिएबल में किसी ना किसी वेरिएबल की वैल्यू डाल दी। तो थर्ड वेरिएबल में सबसे पहले वैल्यू ए की जा रही है, तो ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड के बाद हम यहाँ पे फोर्थ वाले को स्टेटमेंट चलाएंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, जब यहाँ पे जो है ए जब खाली हो जाएगा तो ए वाले में बी चला जाएगा, और जब बी वाला खाली होगा तो उसमें टेम्प वाली वैल्यू चली जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, 3 4 1 2, यहाँ पे 3 4 1 2 कौन सा है, बी वाला ऑप्शन है। तो बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने जो है लॉजिक बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ग्लास के लिए मैंने बनाया था, यहाँ पे एक ए ग्लास हो गया, बी ग्लास हो गया, एक तीसरा टी ग्लास बना लेते हैं। तो टी वाले में सबसे पहले ए की वैल्यू डाल देंगे तो ए वाला खाली हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है बी वाली वैल्यू ए में डाल देंगे, और जब ये खाली होगा तो बी वाले में टी की वैल्यू डाल देंगे, बस इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले वाला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। लास्ट वीडियो क्या कह रहा है इसमें, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा सी होगा, है ना। मतलब जो असर्शन ए है, मतलब ये पहला वाला तो ट्रू है, लेकिन इसका जो रीजन वाला पार्ट है, ये दूसरा वाला, ये फॉल्स है। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सारे के सारे क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। आप लोगों को अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा जिनको इस तरीके के डाउट्स हो सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं हम लोग। जो आउटपुट वाले क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे एक एक करके डिटेल में।